यहाँ पर देखेंगे जो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है मेंस का, विजन आईएएस का, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। जैसे कि मैंने 1 से 5 तक ऑलरेडी बता चुका हूँ टेस्ट 2 का, ठीक है। टेस्ट 2 का ऑलरेडी मैं 1 से 5 तक बता चुका हूँ, राइट। तो 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ पार्ट 2 में यहाँ पर, ठीक है। पार्ट 2 रह गए, 6 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है 6वां नंबर, जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था थोड़ा सा यहाँ पर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें ज्वालामुखियों के वैश्विक वितरण का विवरण दीजिए और समझाइए कि वे मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में क्यों केंद्रित हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है, तो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है? आपसे ज्वालामुखी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है, आप अपना इंट्रोडक्शन या अपना आप जो प्रस्तावना देंगे कहाँ से देंगे? ज्वालामुखी से देंगे, ठीक है। कि ज्वालामुखी के बारे में आप थोड़ा सा उल्लेख करेंगे, बताएंगे ज्वालामुखी क्या होता है, राइट। उसके बाद सेकंड बात आप यहाँ पर बताएंगे कि जो ज्वालामुखी है इसमें वैश्विक वितरण क्या है इसका, जैसे कि यहाँ पर पूछा है वैश्विक वितरण, ठीक है। ज्वालामुखी क्या है पहले तो ये बताना, उसके बाद वैश्विक वितरण का क्या मतलब है, क्या है वैश्विक वितरण, क्या होता है, आपको सेकंड बात में ये बता देनी है, ठीक है। यहाँ से देखो काफ़ी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछा है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतनी आपको आसानी होगी। लोग सोचते हैं कि जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना अच्छा है, बल्कि गलत है। जितना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा वहाँ आपके पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लिखने के लिए आ जाएंगे। जैसे कि ज्वालामुखी के बारे में पूछा, वैश्विक वितरण बारे में पूछा, उसमें क्या अगर आप छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ आपको इतनी 2 बात ही बतानी पड़ेंगी वहाँ, और 2 बात आपको शायद दोनों बातें नहीं आती होंगी, तो क्या करेंगे आप, बट आपको आंसर लिखना है, राइट। तो क्या है यहाँ पे देखो काफ़ी जितनी ज़्यादा बातें, जितना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा उतना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, राइट। तो पहले बात में ऑलरेडी देख चुके हैं, ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे। सेकंड बात में आप इसके वैश्विक वितरण के बारे में बता देंगे कि क्या वैश्विक विवरण है इसको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट बताएंगे कि जो हमारा मुख्य रूप से हमारा जो प्रशांत महासागर है उसमें अग्रवलय के साथ किस मतलब रिंग ऑफ फायर किस टाइप से केंद्रित है ना, किस क्षेत्र में केंद्रित है और क्यों, पहले बताएंगे केंद्रित क्यों है, उसके बाद क्यों केंद्रित है ये भी आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसका आंसर यहाँ पर आपका निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे निष्कर्ष नहीं लिखेंगे तो अपना आंसर भी समाप्त कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि निष्कर्ष लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें ऐसा वो नहीं कि आप निष्कर्ष लिखेंगे, राइट। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। आंसर को देखते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है ज्वालामुखी पृथ्वी की भूपर्पटी में एक विदर है, ठीक है, एक विदर है जहाँ से गैस राख का पिघला हुआ लावा भूपर्पटी के नीचे मैग्मा चैम्बर से निकलता है, ठीक है। ज्वालामुखी को उद्धार की प्रक्रिया प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। बस इतना आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, लिखेंगे ज्वालामुखियों के जो वैश्विक वितरण है उसको बताएंगे यहाँ पर वैश्विक वितरण क्या है, राइट। तो वैश्विक वितरण देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। इसमें वैश्विक वितरण देखेंगे, इसमें आप लिखेंगे ज्वालामुखी विश्व भर में पूर्णतः, ठीक है। ज्वालामुखी सेकंड वाले में ज्वालामुखी विश्व भर में पूर्णतः परिभाषित प्रतिरूप व अवस्थित होते हैं इसमें, ठीक है। जो अधिकांशतः पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसमें कमजोर क्षेत्रों से संबद्ध होते हैं, ठीक है, संबद्ध होते हैं। और समानता क्या है, समान तौर पर ये भूकंप की जैसी जो भूकंपीय गतिविधि हैं वो वाले क्षेत्रों में क्या है, ये अतिव्याप्त होते हैं। ये अपतटीय द्वीपों के रूप में तटीय पर्वत श्रेणी के साथ साथ महासागरों के मध्य भी पाए जाते हैं, किंतु महाद्वीपों के अंदरूनी भागों में ये बहुत कम घटित होते हैं, ठीक है। कहाँ पर कम घटित होते हैं? जो महाद्वीपों के जो अंदरूनी भाग है उसमें बहुत कम घटित होते हैं। इस लाइन को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या क्या बातें आपको हाईलाइट करनी होती है, मैं आपको सब बताता चलता हूँ, ठीक है। आप अगर देखो ये जो वीडियो है हमारा 30 मिनट का, मैक्सिमम 35 मिनट का ही रहता है, वो अगर देखेंगे वहाँ से आप 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे आप, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर डालेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ हो जाएंगे। उससे क्या है, आपका प्रीलिम्स और मेंस का भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, राइट। बाकी मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोगों का यहाँ पर जो आंसर आता है यहाँ पर, तो वो आपके ऊपर रहता है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो डोंट वरी, क्योंकि देखो पेपर में 15 लाख लोग पेपर देते हैं, 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। अभी यूपीएससी ने रिजल्ट निकाला है ओनली 14,000 का, 0.1% भी नहीं है रिजल्ट निकाला है, ठीक है। तो वैसे वही है कि जो इंसान पढ़ेगा या जो भी स्टूडेंट पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, राइट। बाकी आपके ऊपर है आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो ये था छोटा सा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप इसी बात को नीचे डालेंगे, मुख्य ज्वालामुखी मेखलाएँ निम्नलिखित हैं, ठीक है। वो आप 2 बातें बता चुके, इंट्रोडक्शन दे चुके और ज्वालामुखी की वैश्विक वितरण बता चुके। उसके बाद क्या लिखेंगे, मुख्य ज्वालामुखी मेखलाएँ निम्नलिखित क्या क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में आप बता देंगे, ठीक है। तो मुख्य ज्वालामुखी जो मेखलाएँ हैं उसमें आप पहले हेडिंग डालेंगे परिप्रशांत मेखला, ठीक है, परिप्रशांत मेखला या श्रृंखला, ठीक है, परिप्रशांत मेखला, इसको लिखेंगे। इसमें प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी शामिल होते हैं। इस मेखला को प्रशांत महासागर के अग्रवलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अधिकांशतः
ये उच्च ज्वालामुखी की शंकु और ज्वालामुखी के पर्वत या जो परिप्रशांत मेखला है इसमें ही पाए जाते हैं ये, ठीक है। उदाहरण के लिए एंडीज पर्वत की जो श्रेणी है उसमें कोटापैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। फुजियामा जापान में, शास्ता रेनियर में, ठीक है। शास्ता रेनियर मतलब ये जो ज्वालामुखी है, शास्ता रेनियर, माउंट सेंट हेलेना यूएसए, ये सब क्या है, ये हमारे इसमें जो प्रशांत महासागर की जो मेखला है इसमें सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी के जो परिप्रशांत मेखला है उसमें ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद क्या लिखना है आपको, मध्य जो आपका मध्य महासागरीय जो मेखला है, हेडिंग डालना है मध्य महाद्वीपीय मेखला। इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें आप लिखेंगे ये अल्पाइन पर्वतों और भूमध्य सागर के ज्वालामुखी हैं। इस मेखला में ज्वालामुखी उदर जो यूरेशियन प्लेट हैं और अफ्रीकी तथा जो भारतीय प्लेटों की जो अभिसरण है उसमें क्या है, टकराव के कारण होते हैं। इससे क्या है, उदाहरण के लिए यहाँ पर स्ट्रम्बोली या विसुवियस जो आपका विसुवियस होता है, एटना आदि यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। मध्य अटलांटिक जो मेखला है उसमें क्या लिखेंगे, जैसा कि मध्य महाद्वीपीय मेखला में लिखा आपने, तो उसी में आप क्या लिखेंगे, मध्य अटलांटिक मेखला, ठीक है। मध्य तो सेम है, महाद्वीपीय की जगह आप अटलांटिक मेखला कर देंगे, ठीक है। तो ये हेडिंग में क्या लिखना है, इसमें मध्य अटलांटिक कटक के साथ ज्वालामुखी शामिल है जो कि अपसारी प्लेट मंडल है, ठीक है। वे मुख्य रूप से विदर या दरारी उद्गार जो होते हैं उस प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ पर है, आइसलैंड है, आइसलैंड में, ठीक है। अमेरिकी जो भूगर्भिक सर्वेक्षण यूएस या जियोलॉजिकल सर्वे है हमारा, उसके अनुसार विश्व भर में लगभग 1350 संभावित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उनमें से 75% क्या है, परिप्रशांत मेखला में रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। साथ ही विश्व की लगभग 90% भूकंपीय जो क्रियाएँ यहीं घटित होती हैं, ठीक है। आपसे देखो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, राइट। अग्रिवलय ब्रैकेट में लिखेंगे रिंग ऑफ फायर में ज्वालामुखियों का बहुलता के कारण निम्नलिखित हैं। किस लिए यहाँ पर बहुलता है ज्वालामुखी की, आपको हेडिंग में लिखना है। हेडिंग यहाँ पर डालनी है, बड़ी संख्या में विवर्तिक प्लेटों का उपस्थिति, जो बड़ी संख्या मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में विवर्तनिकी जो प्लेट हैं उसकी उपस्थिति के कारण, ठीक है। इस क्षेत्र में प्रशांत प्लेट, आपका फिलीपीन प्लेट, ठीक है, जुआन डिफ्रा प्लेट और आपका कोकोम प्लेट, नजमा प्लेट, ठीक है, और उत्तरी अमेरिकी प्लेट, कई यहाँ पर विवर्तनिकी प्लेट उपस्थित होती हैं। इन प्लेटों के संचलन या विवर्तनिक से गतिविधि के कारण प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में क्या भूकंप और सुनामी आती है, राइट। उसके बाद अगला लिखेंगे आप सेकंड हेडिंग में, इस क्षेत्र में विवर्तनिकी प्लेटें के संचालन के कारण अग्रिवलय या रिंग ऑफ फायर के अधिकांश क्षेत्र में प्लेटों का विसरण जो सीमाएं हैं, ठीक है, अतिव्यापन करती हैं, जिन्हें प्रविष्ठन क्षेत्र, ठीक है, जिन्हें प्रविष्ठन क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात जो प्लेट नीचे होती हैं ऊपर की प्लेट द्वारा नीचे की ओर धकेला जाता है उनको, या विक्षेपित किया जाता है। जैसे ही प्लेट सैल या विक्षेपित होती है वह पिघलकर मैग्मा पर परिवर्तित हो जाती है। पृथ्वी की सतह के निकट मैग्मा की प्रचुरता ज्वालामुखी जो परिपक्व दशा है उसको जन्म देती है। उदाहरण के लिए जो आपका टोंगा में जो था जनवरी 2022 में विस्फोट किया था जिसने, टोंगा ज्वालामुखी, ठीक है। उसमें यहाँ पर प्रशांत महासागर के जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट था उसमें टोंगा प्लेट के नीचे छेपित किया था, जिसके कारण क्या है, पिघली हुई चट्टान हुई और श्रृंखला हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ये आपका मैग्मा पिघला, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से ज्वालामुखी बना, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पॉइंट डाल सकेंगे। अब निष्कर्ष लिख सकते हैं, निष्कर्ष नहीं लिखेंगे तो नीचे लिख सकते हैं इसी लाइन से एक लाइन छोड़ के। प्रशांत महासागर के संपूर्ण रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में कुछ अंतरालों जैसे कि सैन एड्रियास रूपांतरित प्लेट सीमा, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर प्रशांत प्लेट और उत्तरी सीमा जो अमेरिका की प्लेट से एक दूसरे कर समांतर संचलित होती हैं, उनको छोड़कर सक्रिय ज्वालामुखी हैं ये, ठीक है। किसको छोड़कर, जहाँ प्रशांत जो महासागर हैं और उत्तरी अमेरिका की जो प्लेट है उसको छोड़कर सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित हैं। इस प्रकार की सीमा पर वृहत संख्या में, मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में हल्के भूकंप आते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है, ठीक है, उसमें क्या तनाव उत्पन्न और निर्मुक्त होता रहता है, राइट। किंतु ज्वालामुखी विस्फोट उत्पन्न करने के कारण यह पर्याप्त मैग्मा नहीं बना पाती है, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर पूरा होता है 6 नंबर का, ठीक है। इस टाइप से आपको आंसर लिखना है अपना। ये मैंने देखो, ये आपका क्वेश्चन जो है 250 वर्ड ने पूछा है, तो करीब मैंने आपको 300 साढ़े 300 वर्ड बताया, ठीक है। जो आपको कुछ हेडिंग्स मिस करनी है या कुछ ज़्यादा अंदर डाटा है नहीं लिखना है तो थोड़ा सा हटा सकते हैं आप, राइट। मैंने पूरी बात आपको बताई ये क्या होता है, ठीक है। पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ, राइट। नोट्स आपके बाकायदा अच्छे से नोट्स बनाकर रख सकते हैं। आपको तो इतना फैसिलिटी मिल रहा है कि आप 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का पूरा सेट बनाकर रख लीजिए। आज 5 क्वेश्चन का, आज 5 क्वेश्चन का पूरा सीट बनाकर रख लीजिए, पूरा सेट बना के आपसे साथ रख लीजिए, आपको तैयारी करते रहिए उसी चीज़ की, है ना। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे देखो पूरा रिंग ऑफ फायर का यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर का यहाँ पे कोकोस प्लेट है, जितना साउथ अमेरिका प्लेट्स है सब दिखाया गया प्लेट्स के बारे में। हो सकता है तो आप मैप भी यहाँ पर बना सकते हैं, मैप ड्रा कर सकते हैं जब एग्जाम होगा तो। कहाँ पर आपको पता होना चाहिए रिंग ऑफ फायर कहाँ पड़ता है। अगर रिंग ऑफ फायर का क्वेश्चन पूछता है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट है जो आपका ये नॉर्थ अमेरिका, इसके ये एरिया जो पड़ता है आप ये एरिया को दिखा सकते हैं। ऐसे नॉर्मली बना के ऐसे करके दिखा के, जो अमेरिका ऐसे करके दिखाएंगे तो फिगर थोड़ा सही नहीं बनना है, उस साइड आपका अमेरिका रहेगा। तो ये जो साइड बनेगा आपका ये रहेगा साइड, जो साइड आपका रहेगा ये आपका रहेगा रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, ठीक है ये। और यहाँ पर आप लिख देंगे जो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन प्लेट, यहाँ पे लिख देंगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ साउथ अमेरिका ये, नॉर्थ अमेरिका, और इसके बाद ये है। तो फिगर से आप थोड़ा सा ही बता देंगे तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा। फिगर से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलता है ड्रा करने से, ठीक है। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। 7वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन इसको देखते हैं। भारत में प्रमुख प्रकार की मृदाओं और उनकी विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, साथ ही भारत में मृदाओं के स्थानिक विवरण का विवरण दीजिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं। थोड़ा सा देखो यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, अभी बीच में मैं क्लास करते करते अगर लाइट ऑफ हो जाएगा तो मुझे क्लास रोकनी पड़ेगी, राइट। तो कोशिश करूँगा कि ये 5 क्वेश्चन पूरे कर लूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो दृष्टिकोण हमारा क्या रहेगा, किसके बारे में पूछ रहा है, भारत में प्रमुख प्रकार की जो मृदाएं हैं किसके बारे में पूछ रहा है, ये मृदा के बारे में पूछ रहा है। जो भारत की मृदा हैं, मिट्टियाँ हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। तो आप इंट्रोडक्शन मृदा से ही डालेंगे कि जो भारत की जो मृदा हैं उनकी ये क्या हैं, ठीक है, उनके प्रकार का उल्लेख कर देंगे यहाँ पर पहले बात में, ठीक है। सेकंड बात में क्या लिखेंगे, मृदा के प्रत्येक जो हमारी प्रकार हैं इसकी विशेषता क्या होती है इसकी विशेषता पूछिए, सॉरी। उसके बाद आप यहाँ पे विशेषता डाल देंगे, ठीक है, क्या विशेषता है। उसके बाद थर्ड नंबर में लिखना है जो भारत की मृदा की हमारी स्थानिक वितरण है, जैसा कि यहाँ पर पूछा है स्थानिक वितरण है थर्ड पॉइंट पे, तो थर्ड पॉइंट पे आप ये डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना आप निष्कर्ष लिख देंगे, बल्कि आप निष्कर्ष यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, निष्कर्ष उसमें लिखते हैं जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन, इकोनॉमिक का क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं, जियोग्राफी का कुछ क्वेश्चन निष्कर्ष के लिए रहते हैं, मैं आपको वहाँ पर बताता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपको कंपेयर नहीं करना है जो निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर हमारा क्या रहता है, उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पर पहले फर्स्ट पॉइंट में डालेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मृदा को गठन रंग संयोजन और अवस्थिति के आधार पर 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। आप ये पहले तो डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे कौन कौन सा 8 प्रकार है आपको ये बताना है, इंपॉर्टेंट है आंसर, थोड़ा सा आप इसको लिख लेंगे। पहला क्या है, जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मृदाएं। इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें आप लिखेंगे ये मृदाएं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई गाद से निर्मित निक्षेपण मृदाएं होती हैं, ठीक है। मृदाएं का गठन जो मृदा हैं उनका गठन में बलुई, दोमट, चिकनी मृदा मिट्टी जो है वो उसमें प्रकृति पाई जाती है। समानता इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। वहीं इनमें फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, याद रखना है, फास्फोरस की मात्रा कम और जो पोटास है उसकी मात्रा मैक्सिमम, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको हाईलाइट करना है, इससे पाई जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के से धूसर या राख धूसर जैसा होता है, आपको इतना लिखना जलोढ़ के बारे में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है काली मृदाएं, ठीक है। इनको रेगुर मृदा भी या कपास वाली मृदा भी कहते हैं, इसके रूप में भी जानते हैं इसको, ठीक है। आमतौर पर काली मृदाएं जो हैं गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं स्वतः जुताई की विशेषता को दर्शाती हैं। काली मृदाओं में चूने या लौह, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तत्व काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इन मृदाओं में पोटास की मात्रा भी मैक्सिमम पाई जाती है, ठीक है। लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है। किसकी कमी होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन और आपका जैविक जो पदार्थ हैं उनकी क्या होती है, कमी होती है, ये सबकी कमी होती है। आप सीधा से क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन के बगल में आप थोड़ा सा अपना समझने के लिए लिख लीजिए काली मृदा में किसके दिखता है, किसकी कमी है, क्योंकि पेपर में पूछता है क्वेश्चन, प्रीलिम्स में पूछता है, ठीक है, वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। 2 बात आपके हो गए। तीसरी बात आप लिखेंगे यहाँ पर, तीसरी बात आपको लिखना है यहाँ पर लाल और पीली मृदाएं, ठीक है, लाल और पीली मृदाओं के बारे में लिखना है। तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लाल पीली मृदाओं के बारे में देखते हैं थर्ड में क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस मृदा का लाल रंग जो रवेदार होते हैं, रवेदार जिसको बोलते हैं, दया का अंतरिक्ष जो चट्टानें हैं उसमें लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। ये जलयोजित होने के कारण ये मृदाएं पीली दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। आपसे बोल देगा इसमें जो पीला, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें पीला करने के लिए कुछ कलर डालते हैं, राइट। तो इस टाइप से बीच बीच में प्रीलिम्स को बता देता हूँ कि आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे। तो क्या होता है, इसमें ये मृदाएं पीली दिखाई पड़ती हैं। इसमें समानता नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका जो ह्यूमस होता है, ठीक है, उसकी क्या होती है, कमी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों बातें ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला क्या है, लेटराइट मृदाएं, ठीक है। चौथा आपका आएगा लेटराइट मृदाएं, लेटराइट मृदाएं। इसमें क्या लिखेंगे, आपका जो लेटराइट आपकी मृदाएं हैं, यहाँ पे आपको 4th नंबर में क्या लिखना है, ये मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र तो निच्छालन है उसके कारण विकसित होती हैं, ठीक है।
इन मृदाओं में जैविक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम या चूने की कमी है ना, एवं लो ऑक्साइड पोटास की अधिकता होती है। इसमें ये मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, लेटराइट मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, ठीक है। हालांकि मकान निर्माण हेतु लेटराइट मृदाओं का व्यापक रूप से प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेटराइट का, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, याद रखना है प्रीलिम्स के लिए भी, राइट। तो 4 हो गया, 5वां देखते हैं यहाँ से क्या हेडिंग डालेंगे आप। शुष्क मृदाएं, ठीक है, शुष्क मृदाएं क्या होती हैं? इनका रंग लाल से लेकर भूरे रंग तक होता है, ठीक है। ये मृदाएं समानता संरचना में बलुई और प्रकृति में जो लवड़ी होती है, मतलब क्या है, जो क्या है इसमें साल्टेज, ठीक है, साल्टेज की मात्रा मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो शुष्क जलवायु और उच्च तापमान या तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण जब वो इसमें साल्टेज होगा तो वाष्पीकरण ही करेगा, इसमें नमी और ह्यूमस की कमी होती है, राइट। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट समान मात्रा में पाया जाता है। ये मृदाएं जो अनुवर होती हैं, ठीक है, अनुवर होती हैं और इसमें ह्यूमस और जैविक जो पदार्थ हैं उसमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, राइट, ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे आप 5वां में, 5वां जो भी पॉइंट है आप देखते चल रहे हैं, लवणीय मृदा, ठीक है, जो आपकी सलाइन वाटर वाली सलाइन होता है, ठीक है, सलाइन जो आपकी ह्यूमस मृदाएं हैं उसको लिखेंगे लवणीय मृदाएं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये मृदाएं ऊसर मृदा के नाम से भी जानी जाती हैं, ठीक है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और आपका मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, राइट। अतः ये मृदाएं अनुवर होती हैं और इन मृदाओं में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है, ठीक है। मुख्य रूप से ये शुष्क जलवायु और खराब आबोहवा के कारण इनमें लवण जो होते हैं उनकी मात्रा में बढ़ती जाती है इसमें, इसीलिए इसको लवणी मृदा कहते हैं, ठीक है। इस मृदा में नाइट्रोजन और जो इसमें कैल्शियम है उसमें चूने की कमी होती है, कैल्शियम चूना और आपका नाइट्रोजन इसमें कमी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, पीटमय मृदाएं, ठीक है, पीटमय मृदाएं, इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां मृत जैविक या पदार्थ की काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। ज्ञात है कि ये मृत पदार्थ मृदा को पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस और जैविक तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैविक पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक हो सकती है। ये मृदाएं समानता गाढ़े और काले रंग की होती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है यहाँ पर वन मृदाएं, ठीक है, वन मृदाएं, वन जो पेड़ पौधे वाला वन होता है वो वन मृदाएं। ये मृदाएं गठन और संरचना में, ठीक है, ये मृदाएं गठन और संरचना में भिन्न होती हैं जो कि पर्वतीय पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, ठीक है। जहां इन मृदाओं का निर्माण होता है घाटियों के किनारों पर ये मृदाएं दोमट या गाद युक्त होती हैं तथा ऊपरी ढलानों पर ये मोटे कण वाली भी होती हैं, ठीक है। ऊपर सब देखेंगे तो ये मोटे कण लिखेंगे, इस टाइप से आप पूरा यहाँ पर जितना स्टेटमेंट था आप लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे नीचे हेडिंग डाल के, भारत में इन मृदाओं के स्थानिक विवरण इस प्रकार हैं। जो हमारी भारत में जो मृदाएं हैं उसमें स्थानिक वितरण इस प्रकार हैं, क्योंकि वितरण भी पूछा था इसमें, ठीक है, तो इसमें बता देंगे। जलोढ़ मृदा, ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को आच्छादित करती हैं तथा मुख्य रूप से उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान, ठीक है, इस सब जो लिए आप याद दिखा देंगे क्वेश्चन। उसके बाद क्या लिखेंगे, लाल और पीली मृदा, ठीक है, लाल और पीली मृदा में क्या लिखेंगे, ये मृदाएं दक्कन का पठार, जितने भी आपने लिखा है वहाँ पर, जितने भी मृदाएं लिखा है उस सबके क्या है यहाँ पर आपको स्थानिक वितरण दे देंगे, ठीक है। लाल और पीली मृदा में क्या लिखेंगे, ये मृदाएं दक्कन के पठार, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। ये मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर लेटराइट लिखेंगे, थर्ड लेटराइट, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, तो इसमें लेटराइट क्या था, ये मृदाएं प्रायद्वीपीय पठार से उच्च क्षेत्रों जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। शुष्क मृदा उसमें क्या डालेंगे, ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले जो पश्चिमी राजस्थान के अभिलक्षणिक रूप से यहाँ पर विकसित होती हैं, ठीक है। लवणीय मृदाएं क्या होती हैं, ठीक है, इसमें देखें, इन मृदाओं में अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट, डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन श्रेणी में यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपका इसका हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं, पीटमय मृदाएं, राइट, जो पीटमय मृदाएं हैं उसमें वो क्या होती हैं इसको देखते हैं। ये होती हैं, ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। उसके बाद जो लास्ट मैंने बताया था वन मृदा में क्या लिखेंगे, इन मृदाओं का निर्माण हिमालय, पूर्वांचल और सह्याद्री आदि पर्वत के श्रृंखलाओं में होता है जहाँ ये पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है। तो ये सब टाइप से आप पूरा अपना क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से देखो, जो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं यहाँ से प्रीलिम्स में पेपर से पूछ सकता है, बहुत सारे मैंने आपको बीच में बताए, और भी आपको यहाँ से रीड कर लेना, जैसे कि जो मृदाएं हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, सबके जो आपको यहाँ से पूछा है इसने, जो स्थानिक वितरण है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि अब देखो मेंस लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको प्रीलिम्स की तैयारी भी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, अंतर्जनित और बहिर्जनित भू आकृतिक जो प्रक्रिया है उनके बीच अंतर स्पष्ट करना है, साथ ही अपक्षय के महत्व पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है, दृष्टिकोण अपना देखते हैं क्या बनता है। अंतर्जनित और बहिर्जनित जो भू आकृति हैं, भू आकृति के बारे में बताएंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, क्या इंट्रोडक्शन है भू आकृति के बारे में या प्रस्तावना क्या है बताएंगे। उसके बाद अंतर्जनित और बहिर्जनित प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट कर देंगे क्या है दोनों, ये अंतर बता देंगे। उसके बाद क्या करना है, अपक्षय के महत्व पर प्रकाश डालना है। अपक्षय क्या है, जैसे कि आप यहाँ पूछा है अपक्षय के महत्व पर प्रकाश डालना है, तो अपक्षय के बारे में बताएंगे, इसका थोड़ी सी बातें बताएंगे क्या इसमें है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या यहाँ पर निष्कर्ष देना पड़ेगा, प्रकाश डालना है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों का अंतर पूछा है, इस वजह से आपको यहाँ पर निष्कर्ष डालना पड़ेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे वो आप देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। आंसर हमारा रहेगा धरातल, लिखेंगे आप, धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। जहाँ एक तरफ पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपक्षय जो वृहत क्षरण है या पर्दन है एवं निक्षेपण है, तो बहिर्जनित क्या है, भू आकृतिक की प्रक्रियाएं होती रहती हैं। ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, प्रस्तावना में लिखना है। अंतर्जनित और बहिर्जनित प्रक्रियाओं के बीच अंतर बताना है दूसरी बात में। तो अंतर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ अंतर्जनित जो भू आकृतिक क्रियाएँ हैं या प्रक्रिया हैं वो, और बहिर्जनित जो आपका भू प्रक्रिया हैं, बहिर्जनित प्रक्रियाएँ वो ये लिखेंगे यहाँ पर, अंतर्जनित बहिर्जनित लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर वो डाल देंगे। आपको ऐसे करके वो लाइन के देंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है इसकी अवस्थिति क्या होती है। सबसे पहले कुछ भी आपको स्टार्ट करना है अंतर में, अवस्थिति लिखना है, मतलब इसकी क्या स्थिति है, अवस्थिति। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, प्रकृति की सतह के अंदर, अंतर्जनित ये क्या होगी अवस्थिति में, ये होगी पृथ्वी की सतह के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर। ये बही वाले में क्या लिखेंगे, ये पृथ्वी की सतह के बाहर होती है। ठीक है, उसके बाद अगला सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, दोनों में सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे यहाँ पर प्रेरक बल। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें प्रेरक बल क्या क्या, पृथ्वी के अंदर निकलने वाली ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाएं, घूर्णन और ज्वारीय घर्षण के कारण यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक ऊष्मीकरण में बल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बहिर्जात प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित या विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। तीसरी बात क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसमें क्या प्रभाव इफेक्ट क्या होगा, तो तीसरी बात में इफेक्ट लिखेंगे, प्रभाव लिखेंगे, और लिखेंगे भूतापी जो प्रवणता है उसमें अंदर से निकलने वाली ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा स्थल मंडल में पटल विरूपण और ज्वालामुखी को प्रेरित करता है। यहाँ से आप लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है और ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। ठीक है, उसके बाद चौथे में आप लिखेंगे प्रकृति क्या है इसकी प्रकृति के बारे में प्रकृति लिखेंगे, और ऐसे करके एरो लिखेंगे, और लिखेंगे आप रचनात्मक बलों के रूप में वे पृथ्वी की सतह पर उच्चावच विशेषताओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे विनाशकारी बलों के परिणाम स्वरूप अपक्षय, अनुच्छादन और अपर्दन प्रक्रियाओं के माध्यम से विनाश होता है। ठीक है, उदाहरण भी बाद में लिख देंगे आप, उदाहरण नीचे का हेडिंग डालेंगे उदाहरण, इसी में अंतर्जनित वाले में नीचे उदाहरण लिखेंगे, भूकंप और ज्वालामुखी आदि ये लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आप उदाहरण लिख के पवन, नदियाँ आदि। ठीक है, तो यहाँ पर आप अलग लिखेंगे वो जो एग्जाम्पल रहेगा, राइट, जिस टाइप से आपका ये थोड़ा सा पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपक्षय का महत्व पूछा था लास्ट में कि अपक्षय का क्या महत्व है, वो यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। अपक्षय का क्या महत्व है इसको देखते हैं। अपक्षय के महत्व वायुमंडलीय जो तत्व हैं उसकी धरातल के पदार्थों की जो हमारी की गई प्रक्रिया है उसमें शामिल होता है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं होती हैं जो या तो पृथक रूप से या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ताकि इन पदार्थों को खंडित करके छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जा सके। राइट, अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने तथा न केवल उसमें आवरण को प्रस्तर करने या मृदा के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु इसमें अपर्दन या बृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, ये आप लिखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट बाय लिखना है आपको। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, अपक्षय मृदा की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो जैव विविधता की प्रमुखता होती है, जिसमें वनों की देन होती है ये हमारी। ठीक है, तथा अपक्षयी जो प्रवार होते हैं उनकी गहराई पर निर्भर करते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अपक्षय बृहद क्षरण, अपर्दन और उच्चावच लघुकरण में सहायक होता है, साथ ही स्थलाकृतिक जो है हमारी उसमें परिवर्तन या अपर्दन का परिणाम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मूल्यवान खनिजों और या आवश्यकों के लिए जैसे कि लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा, इन सब के लिए क्या है, समृद्धिकरण का एक संकेंद्र हमारा केंद्र होता है। ठीक है, तो आप इतना लिखेंगे। उसके बाद आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे,
एक लाइन का लिखना है। उसमें निष्कर्ष आप लिखेंगे अक्षय प्रक्रियाएं अनेक जटिल भूमिकी जलवायु हैं, स्थलाकृतिक हैं या वनस्पतिक हैं, उनके कारण पर प्रानुकूलिक, ठीक है, प्रानुकूलिक होती हैं। बस इतना, सिर्फ आपको इतना लिखना है, प्रानुकूलित होती हैं। देखो ये जितने मैं आंसर लिखा रहा हूँ, ये ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री, जो आपके स्टैटिक टॉपिक है, इनके कभी आंसर आप चेंज नहीं होते हैं। अगर देखो इस टाइप का कोई आंसर पूछता है भविष्य में आपसे अंतर्जनिक बहिर्जनिक के बारे में, तो आप ये जो मैंने आपको बताया, जो आपका निष्कर्ष बताया, कंक्लूजन बताया, ये आपको लिख देना है, ठीक है। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन को। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भू आकृतिक विकास के विकास में प्रवाहित जल के महत्व को वर्णित कीजिए। इसके अतिरिक्त प्रवाहित जल की विभिन्न निक्षेपण विशेषताओं का सविस्तार व्याख्या प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो क्या है, प्रवाहित जल के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। प्रवाहित जल में जो जल द्वारा पर्दन है, इसके बारे में आप बताएंगे। प्रवाहित जल का पर्दन के बारे में थोड़ा सा निक्षेपण, क्योंकि थोड़ा सा कठिन आंसर बन जाता है, टफ आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको। आप प्रवाहित जल के बारे में यहाँ पर पर्दन के बारे में बताएंगे क्या है। दूसरी बात आपको बताना है, सेकंड बात बताएंगे आपने कि भू आकृतिक विकास में प्रवाहित जल का महत्व का उल्लेख करेंगे यहाँ, ठीक है। थर्ड बात में क्या बताएंगे, जो प्रवाहित जल है उसमें निक्षेपण की विशेषता जैसे डेल्टा, जलोढ़ या पंख आदि की यहाँ पर चर्चा कर देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है, पूरा 3 बातें यहाँ लिख जाएंगे, उसके बाद आप निष्कर्ष यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। आंसर लिखेंगे यहाँ पर, प्रवाहित जल को सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारकों में से एक माना जाता है जो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। प्रवाहित जल के 2 तत्व हैं। पहला, धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह, और दूसरा क्या है, घाटियों की जो धाराएं हैं उसमें नदियों के रूप में रैखिक प्रवाह। ये आप इतना लिखेंगे सेकंड, और उसके बाद से आप नीचे लिखेंगे लाइन छोड़ के, हेडिंग डालेंगे। भू आकृतिक जो आपकी विकास में प्रवाहित जल का महत्व क्या है, पॉइंट्स लिखेंगे हेडिंग डालने के बाद। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दित जो भू आकृतियाँ हैं तीव्र ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, कालांतर में तेज ढाल निरंतर अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप ये क्या, नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे क्या है, निक्षेपण आरंभ हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, तीव्र ढलानों से बहती हुई सरिताएं या फिर धाराएं जो भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियाँ बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के माध्यम से धीमे धीमे ढाल और बने जो आकार हैं उसमें क्या अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, नदी की जो धाराएं हैं ढाल में जितनी मंद होती हैं उतनी निक्षेपण की क्या होता है, इसका अधिक होता है। जब निरंतर अपर्दन के कारण नदी तल में समतल हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो अधोमुखी हमारा कटाव है वो क्या, कम हो जाता है, और पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियों में समतल मैदानों में क्या है, परिवर्तित हो जाते हैं। समतल मैदानों जो पहाड़ियों में जो घाटियाँ हैं समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। स्थलगत आपका प्रभाव क्या होगा, स्थलगत प्रभाव में लिखेंगे आप, थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे इसमें, स्थलगत प्रभाव इसमें लिखेंगे धरातल की जो हमारी अनियमितताएं हैं, ठीक है, उसके आधार पर स्थलगत प्रवाह संकीर्ण से विस्तृत मार्गों में हो सकता है, जिससे जो हमारी क्षुद्र सरिताएं हैं या जो ड्रिल्स बोलते हैं सरिताओं को, तत्पश्चात अवनलिकाओं, ठीक है, और अंततः घाटियों या वैलीज का निर्माण होता है इनसे, ठीक है। थोड़ा सा कठिन आंसर है, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा, तो इस वजह से जो मैं बता रहा हूँ वो आप सिर्फ सुनते रहिए, जो पॉइंट्स आप समझ पा रहे हैं वो उसको नोट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला क्या यहाँ पर रहेगा, देखो जो आपका पूछा है प्रवाहित जल की जो निक्षेपण की विशेषताएं, आप विशेषताएं बता देंगे यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं। पहली बात लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था जलोढ़ पंख, ये क्या होता है, पहली बार नाम सुन रहे होंगे, जलोढ़ पंख क्या होता है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़े हो तो वहाँ पर भी आपको 12th वाले में मिल जाएगा, ठीक है। जब नदी उच्च स्थलों से बहती है गिरिपाद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जलोढ़ पंख क्या है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार की होती हैं, नभ भार को वहन करती हैं। मंद ढालों में नदियाँ ये भार सहन कर असमर्थ हो जाती हैं, ठीक है, जो शंकु के आकार के कारण हल्की भारी जो तलछट है उसमें यहाँ पर निक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है, जिसे क्या है, पंख जलोढ़ कहते हैं। अगला क्या है, डेल्टा, हेडिंग डालेंगे क्या, डेल्टा के बारे में देखेंगे आप। डेल्टा जलोढ़ पंखों से की भांति ही होते हैं, लेकिन इसमें विकसित होने के स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को निक्षेपित कर देती है जो समुद्र तक विस्तारित हो जाता है, राइट, इस टाइप से आप लिखेंगे। तो जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप अवस्थित होता है, इसका स्तर हमारा जलोढ़ स्तरित होता है, ठीक है। तो वो 2 लाइन मैंने बताई, वो आप यहाँ पे जलोढ़ डेल्टा वाले में लिख देंगे। अगला क्या लिखेंगे, बाढ़ मैदान या प्राकृतिक तट क्षेत्र हैं उसमें,
तो ये पॉइंट मत लिखिए, क्योंकि देखो 2 पॉइंट्स आपका यहाँ से हो गया है, तो ये तीसरा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आंसर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मत लिखिए। ठीक है, वो जो यहाँ पे जो बाल का मैदान है ये पूछा है, ये दोनों उसी कॉन्टेक्ट उसी पॉइंट से ही रिलेटेड करके हैं, तो ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है अगला। तो यहाँ से आप सीधे से निष्कर्ष डालेंगे, नीचे निष्कर्ष डालेंगे भू आकृतियों के विकास या प्रवाहित क्षेत्र जो आपके जल क्षेत्र हैं उसमें जो अध्ययन के द्वारा हमने पृथ्वी की सतह पर भू आकृतिक जो विविधता है उसको समझाने और उसका मूल्यांकन करने में मदद मिलती है इससे। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ से 9 नंबर पूरा हो जाएगा। राइट, अगला 10वां नंबर क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ से लौह खनिज क्या है। ठीक है, आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वाला, प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको। लौह खनिज क्या है, भारत में लौह अयस्क के वितरण हेतु उदाहरण को समझ जाइए। अगर देखो यहाँ से 2-3 बातें और पूछ लेता तो अपने लोगों के लिए अच्छा हो जाता, क्योंकि एक बात ये बतानी, अगर मान लो थोड़ा सा आपको लौह खनिज की और नहीं पता है तो आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करके ये चीज़ बाद में दिखा सकते थे। ठीक है, तो आंसर स्टार्टिंग जो करना है बहुत बेस्ट तरीके से करना है। ठीक है, तो आंसर जितना बड़ा होगा उतना आप कोशिश कीजिए कि आपके लिए अच्छा होगा। ये नहीं सोचिएगा आंसर इतना बड़ा पूछ लिया तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। आंसर जितना ज़्यादा पूछेगा जितना बड़ा उतना आपके लिए पॉइंट्स क्रिएट करेगा वो। ठीक है, तो इस देखते हैं लौह खनिज क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 10वां। ठीक है, तो आपको देखो दृष्टिकोण में क्या लिखना है। ठीक है, दृष्टिकोण में क्या लिखना है इसको देख लेते हैं। दृष्टिकोण हमारा क्या रहेगा, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बताएंगे, लौह खनिज के बारे में बताएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं लौह खनिज के बारे में पूछा है। राइट, भारत में लौह अयस्क के स्थानिक वितरण है वो भी बता देंगे। स्थानिक वितरण क्या क्या मतलब, स्थानिक जैसे कि आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया, स्थानिक वितरण कहाँ मतलब समझे, स्थानिक वितरण का क्या, जो मैंने आपको बताया कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ ये इनका कहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सा अयस्क कहाँ पाया जाता है, ये सब पूछा है। ठीक है, स्थानिक वितरण मतलब यही होता है। ठीक है, अगला क्या है थर्ड पॉइंट में, इसके बाद आप इसका निकाल के निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, तो 2 बात आप पूछा उसका निष्कर्ष पूछ लिया, इसी वजह से क्वेश्चन जितना बड़ा होगा पॉइंट ज़्यादा आप लिखवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। लौह खनिज क्या है इसको देखते हैं, क्वेश्चन को सामने रखते हैं उसके बाद आंसर लिखते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा लौह खनिज वे धात्विक खनिज होते हैं जिनमें लोहा पाया जाता है। लौह खनिजों के कुछ उदाहरण होते हैं, उदाहरणों में लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि यहाँ पर शामिल होते हैं, जो धातु उद्योगों के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। भारत के पास क्या है, लौह खनिजों में पर्याप्त भंडार है, साथ साथ पर्याप्त उत्पादकता क्षमता भी मैक्सिमम है। वस्तुतः भारत के पास एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जिसकी उच्च गुणवत्ता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अत्यधिक मांग है। भारत में लौह अयस्क का वितरण किस प्रकार है, मांग लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे भारत में लौह अयस्क का वितरण क्या है। भारत में लौह अयस्क का वितरण अधिकतम खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश कोयला क्षेत्रों के निकट पाई जाती है। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ठीक है, ये आपका हो गया वितरण अयस्क का। उसके बाद ओडिशा झारखंड पट्टी क्या है, जैसा मैंने ओडिशा बताया आपको, तो ओडिशा के बारे में प्रूफ पूरा बता देंगे, यही आपका वितरण हो जाता है। ओडिशा झारखंड पट्टी में क्या, ओडिशा झारखंड में अधिकांशतः लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार में स्थित पहाड़ी श्रृंखला में ये पाया जाता है। ठीक है, राज्य में मुख्य खदानें आपकी कौन कौन सी हैं, गुरु महिसानी, ठीक है, मयूरभंज या बादाम पहाड़, ठीक है, बोनाई, सुंदरगढ़ में, ये आप 3 दिखा सकते हैं नाम। झारखंड में क्या है, झारखंड में ऐसी पहाड़ी श्रृंखलाओं देश की कुछ सबसे पुरानी सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदानें हैं। नोवा मुंडी और गोवा जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें यहाँ पर क्या हैं पाई जाती हैं। सिंह जो भूमि है वहाँ जिले वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, दुर्गपुर या बस्तर जिला या चंद्रपुर पट्टी, इसमें क्या पाई जाती हैं इसमें देखते हैं। झारखंड की पट्टी छत्तीसगढ़ में दुर्ग, दांतेवाड़ा, बेलाडीला तक विस्तृत है। बस्तर जिले की जो बेलाडीला पहाड़ी है उसमें उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। ठीक है, सेकंड बात इसी में लिखेंगे, दिल्ली और दुर्ग जिले में राजहरा खदानें देश की लौह अयस्क की प्रमुख खदानें हैं या महत्वपूर्ण खदानें हैं। राइट, इसी में थर्ड पॉइंट लिखेंगे, चंद्रपुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये बात आप लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे, कर्नाटक में बल्लारी या चित्रदुर्ग या चिकमगलुरु जो है पट्टी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लौह अयस्क का वृहद यहाँ पर मतलब मैक्सिमम क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इस जिले में क्या है, बाबा बदून की पहाड़ी और जो कुंद्रेमुख की जो शिवमोगा चित्रदुर्ग है उसमें यहाँ पर क्या है जिले में पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र की गोवा पट्टी में क्या आएगा, इस गोवा में इसमें गोवा राज्य और महाराष्ट्र की रत्नागिरी जिला शामिल है, जिसमें बहुत उच्च गुणवत्ता वाला यहाँ पर अयस्क नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या है यहाँ पर इसका दोहन बहुत कुशलतापूर्वक किया जाता है इसका। ठीक है,
अगला क्या लिखेंगे, अन्य क्षेत्र लिख देंगे, हेडिंग डाल के लिख देंगे अन्य क्षेत्र। तेलंगाना के करीमनगर में, ठीक है, वारंगल जिले में, आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुरुनुल में, राइट, कडप्पा तथा अनंतपुर हैं जिले में, तमिलनाडु के सेलम में तथा नीलगिरी के यहाँ पर लोवेस्ट के यहाँ पर पाए जाते हैं, अनंत मतलब अन्य क्षेत्र यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो आप नीचे इसमें स्टेटमेंट में और नीचे लिख सकते हैं निष्कर्ष में, इसमें अधिकांश खदानें उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ कोयले और मैगजीन के भंडार भी प्रचुर मात्रा में है। आपको निष्कर्ष में लिखना है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। क्या लिखेंगे, इसमें अधिकांश खदानें उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ कोयले और मैगजीन के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्टील के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप भारत की अधिकांश इस्पात उत्पादन क्षमता इन्हीं क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ से आपका आंसर पूरा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके 6 से 10 जो आंसर हैं वो पूरे हो गए, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। जिसको लिख के डिपॉजिट करना है वो नीचे कमेंट्स में मैसेज कर दो, या पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। मैं नीचे पर्सनल अपना टेलीग्राम जो आईडी है, टेलीग्राम में जाके वहाँ मैं दे देता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। देखिए 5 क्वेश्चन मैं डिस्कस कराता हूँ, आप 5 क्वेश्चन ही अच्छे से अगर कर जाते हैं तो देखो 30 मिनट का मैं 35 मिनट का लेता हूँ टाइम आपका। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपका टाइम लिया 35 मिनट। 35 मिनट में आपके कितना 5 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये 5 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद प्रीलिम्स का आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी यहाँ से, राइट। जो आप जैसे मेंस का पढ़ा रहा हूँ, मेंस का जो भी क्वेश्चन रहता है वो टॉपिक आप उस दिन उठा लो, प्रीलिम्स का भी, ठीक है, वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन लगा लो। देखो आपको पढ़ना है, किस टाइप से मैनेज करना है, पढ़ना आपको है, करना आपको है, ठीक है। किस टाइप से करना है, किस टाइप से मैनेज करना है। देखो मैं आंसर राइटिंग को मतलब जितना से अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि कोई स्टार्टिंग भी करेगा, यहाँ पे स्टार्ट भी कर रहा होगा तो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मुझे क्या क्या पॉइंट्स कहाँ से लिखने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।